नमस्कार। आज का विषय है गलता लोहा। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी जी। पाठ शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। लेखक शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में उत्तरांचल के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में हुआ था। नई कहानी आंदोलन की उभरती प्रतिभाओं में इनका अन्यतम स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, इसमें कहानी संग्रह जो है कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। शब्द चित्र संग्रह हैं, एक पेड़ की याद। शेखर जोशी को पहल सम्मान से सम्मानित भी किया गया। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए उगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधा विहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। किसकी कहानियों में? शेखर जोशी की कहानियों में। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी गलता लोहा इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता है और बैठता ही नहीं, उसके काम में भी उसकी अपनी जो है वो कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, ऐसा इस कहानी से प्रतीत होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गलता लोहा। गलता लोहा कहानी शेखर जोशी जी की कहानी है। मैंने आपको बताया मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगुझ शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था कि ये किसकी आवाज़ है। धनराम लोहार की ही आवाज़ है। इस तरीके से ऐसा मोहन पहचान सकता था। लंबे पेट वाले हंसुए को लेकर जब वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई जो कांटेदार झाड़ियां हैं या घास हैं उनको काट छाट कर वह साफ कराएगा। और उसके पिता जो होते हैं वो, उनका नाम होता है बंसीधर, वो बूढ़े हो जाते हैं। अब उनके बस का ये सब काम नहीं रहता है। वो जिस पुरोताई के बल पर अपना घर संसार उन्होंने चलाया है बूढ़े बंसीधर ने, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। कह रहे हैं बंसीधर जी कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा बंसीधर कह रहे हैं मोहन से। लेकिन मोहन उनकी बातों को ऐसा नहीं कि सुना नहीं, लेकिन अनसुना कर देता है और पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, मतलब उसकी जो धार है वो मुड़ चुकी है। इसलिए वह धनराम के यहाँ जाता है और हंसुए पर धार लगवाता है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था।
और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को अपनी पारखी निगाहों से, ठीक है, देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन धनराम से पूछता है। अपने बचपन की यादों में दोनों खो जाते हैं। मोहन और धनराम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, ठीक है। मोहन पूछता है कि मास्टर त्रिलोकनाथ तो अब गुजर गए होंगे, वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए तो धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर आप भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब जब वो बचपन में दोनों पढ़ाई करते थे तो मास्टर जो होते थे त्रिलोकनाथ, वो बड़े थोड़ा वो थे, मतलब अच्छे टीचर थे, अच्छे मास्टर थे, तो छड़ी से मारते थे। उस छड़ी की मार अभी भी धनराम को याद है। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर जब त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते थे तो थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते हुए और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूख गया हो, इतना सब लोग शांत हो जाते थे मास्टर साहब के स्कूल में आते ही। कड़े स्वर में वह पूछते थे, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? जबकि उनको ये पता था कि अगर प्रार्थना हुई होती तो थोड़ी दूर पहले उनको सुनाई देती, लेकिन कड़क आवाज़ में ऐसा पूछते थे। मोहन जो होता है मास्टर त्रिलोकनाथ का चहेता शिष्य होता है। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी यह बेजोड़ रहता है। मोहन त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला सर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते थे। मतलब मोहन बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, ठीक है, और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट भी कर देता था। तब वे उसकी फसडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। जो बालक नहीं बता पाता था उसे दंड देने का भार भी मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर ही डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कई बार कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में यह बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, ठीक है, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और अपना नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ ही लिया, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना। तो तेरा का पहाड़ा धनराम सुना नहीं पाता है और पढ़ता क्या है, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, ठीक है। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई और वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया कि जा एक मजबूत छड़ी लेकर आ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। जो सजा पाने वाले होते थे छड़ी उनको अपने लिए लाना पड़ता था, हथियार भी उनको जुटाना पड़ता था, और जाहिर है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष का ध्यान रखकर ही टहनी का चुनाव करेगा, ऐसा धनराम। और जब छड़ी लेकर धनराम आता है तो मास्टर साहब छुट्टी का समय लगभग होता है, उस समय दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहते हैं। तो धनराम पहाड़ा सुनाते सुनाते तीसरी सीढ़ी तक ही पहुंचता है और वहां पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे उसके लाए हुए बेत से मारा नहीं, बल्कि अपनी जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दतरिया निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए दिया, और किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। मतलब धनराम के पिता की भी इतनी औकात नहीं थी कि उसे आगे पढ़ा सके, और उन्होंने उसे अपने उसी लोहे के काम में लगा लिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। जो वो कहा करते थे कि मतलब ये एक दिन पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा और स्कूल का, अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करेगा, ठीक है।
और यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला इससे और बढ़ गया जब उनका पुत्र छात्रवृत्ति पाने लगा। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। वे भी चाहते थे कि मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य दुख जो है उसको मिटा दे, ताकि मतलब उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा बंशीधर का भी हार्दिक इच्छा था, लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता ना। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से बहुत दूर था, 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया और उस स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने लगी और उस वर्षा के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखार और पात पतेल आने शुरू हुए। अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहुँचते ही पहुँचते मटमैले पानी का रेता जो रेला उन तक आ पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हुए। ठीक है, इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर वे चिंतित रहने लगे। उस समय होता क्या है, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में पंडित बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी सारी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्होंने सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ ही भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने की कोई अंतर उससे नहीं पड़ता है, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह लिख सकेगा। इस तरह बंशीधर को लगा कि जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलकने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही सहारा होता है। ठीक है, अब छुट्टियां शेष होने पर रमेश जब वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर शाह मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। लखनऊ मोहन को भेज दिए उसके पिताजी बंशीधर जी, और मोहन की ज़िंदगी में एक नया अध्याय वहाँ शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था मोहन, ठीक है, वो मोहन उनका हाथ बटाने लगा और हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की चाची और भाभीयों के लिए भी सारा कामकाज करने लगा। मोहन थोड़ा दही ला दो, थोड़ा बाजार से ये कर दो, कपड़े धोबी को दे आ, 1 किलो आलू ला दो। ऐसा करते करते मोहन लगभग वहाँ एज ए नौकर के रूप में रहने लगा। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना वहाँ उस समय अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और नौकर के रूप में उससे काम करवाने लगे। 8वीं की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन जब गांव आया हुआ था, जब लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती थी कि हजारों लाखों BA में मारे बेकार फिर रहे हैं, ऐसे पढ़ाई से तो अच्छा है आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। किसे? मोहन को। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। ठीक है, वह दिन भर घर पढ़ाई करता स्कूल में, उसके बाद घर आता तो पूरा काम करता। इसलिए जब वो 1.5 साल या 1.5 या 2 वर्ष का वह समय भी इसी तरीके से बीत गया, मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों का चक्कर लगाने लगा। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे बड़े गर्व के साथ कहते थे कि उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते थे और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन मोहन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो ना सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस ही नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गई है, मतलब मोहन की नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक मास्टर की भविष्यवाणी का पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था, चूँकि मास्टर त्रिलोक सिंह ऐसा कहते थे। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष ना लगने के कारण
ऐसा ना लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन में ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल के जो मोहन का हंसुआ मोहन ने लाया था, उस हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए उससे माफ़ी मांगी हो, इस तरीके से उसने किया। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल इसको कर देता, ऐसा धनराम ने मोहन से कहा। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो। किसे? मोहन को। ठीक है। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, ये जातिगत भेदभाव माना जाता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा किसी ब्राह्मण टोले के बच्चे को, तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी और ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा तो संभव नहीं है। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, मोहन के व्यवहार से, जो कि मोहन वहाँ बैठ गया था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और वह अपना काम ही करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ थी जिसको भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसे पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ में हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते, फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोल आकार दे दिया। किसने दे दिया? मोहन ने दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और आश्चर्यचकित नेत्रों से धनराम मोहन को देखता रहा। उसे मोहन को कारीगरी पर जो मोहन ने कारीगरी किया था उससे पर धनराम को उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। कौन? धनराम। इस तरीके से देखने लगा कि कोई ऐसा देख न रहा हो। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृत पाने की मुद्रा में एक बार देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक मतलब एक निर्माता की चमक थी, जिसमें ना तो किसी प्रकार का भेदभाव था, ना तो कोई अस्पर्धा था और ना ही किसी प्रकार के हार जीत का भाव। मोहन के मन में किसी भी प्रकार का उस समय भेदभाव नहीं था। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी, जो शेखर जोशी की कहानी है गलता लोहा, ठीक है, यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़ बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही इस कहानी में अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु एक गरीब ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता को दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह एक मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना होती है, वह प्रतीत करता है मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। ऐसा इस पूरी कहानी में मोहन के लिए संबोधित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।
अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। प्लीज़ अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।